हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया। सबसे पहले भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक बधाइयाँ। ठीक, सबसे पहले बेटा इंसान को किसका होना चाहिए? अपने देश का होना चाहिए। ठीक है, इस बात को हमेशा याद रखना है। तो 11th क्लास केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको 5 इंपॉर्टेंट लॉज कंप्लीट किए थे। ठीक है, रासायनिक संयोजन के 5 नियम, जिसमें एक नियम एक्स्ट्रा ऐड करके गया था, एवोगाद्रो लॉ। शायद सभी ने पढ़ लिया होगा। नेक्स्ट आज इंपॉर्टेंट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। ठीक है, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो ऐसा स्पेशल मटेरियल दूंगा आपको, पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने का। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे बेटा। सबसे पहले तो समझेंगे कि डाल्टन ने एटम के बारे में कहा क्या क्या। उसके बाद देखेंगे कि आज की स्थिति में कौन सी बातें सही हैं, कौन सी बात सही नहीं है। तो फोकस कीजिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। ठीक, तो जब डाल्टन थे, स्टार्टिंग में उन्होंने ये पॉइंट रखा कि कोई भी जो मैटर होता है, द्रव्य होता है, वो अति सूक्ष्म, मतलब बहुत छोटे अभाज्य कणों से मिलकर बना रहता है। अभाज्य मीन्स इंडिविजुअल, जिसको बांट नहीं सकते, फिर उससे छोटा कुछ भी नहीं हो सकता। तो सबसे पहला पॉइंट बोला कि जो मैटर होता है वो इंडिविजुअल पार्टिकल से बना रहता है, जिसे आप लोग एटम या परमाणु कहते हैं। लेकिन आज की स्थिति क्या है कि परमाणु इंडिविजुअल नहीं बल्कि डिविजिबल है, उसको बांटा जा सकता है। ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स में, जिन्हें फंडामेंटल पार्टिकल्स भी कहते हैं। ठीक, सेकंड पॉइंट जो कहा किसने? डाल्टन ने। उन्होंने बोला कि परमाणु सबसे छोटा तथा फंडामेंटल पार्टिकल होता है, मूल कण होता है। लेकिन आज की स्थिति में देखें तो जो मूल कण होते हैं वो इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। हरी बात समझ में? ठीक हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, परंतु रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। ये पॉइंट कहीं ना कहीं तक, कहीं आज की स्थिति में भी सही है कि परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं, विघटित या नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन होता क्या है आज के परिप्रेक्ष्य में? उनकी पुनर्व्यवस्था होती है, एक जगह से उठकर परमाणु दूसरी जगह पर लग जाता है। ठीक है ना, पुनर्व्यवस्था देखने को मिलती है। तो रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु भाग लेता है और नष्ट या विघटित नहीं होता है, लेकिन उसकी पुनर्व्यवस्था देखी जा सकती है। ठीक, फोर्थ पॉइंट, अगर एक एलिमेंट है, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, उसके बहुत सारे परमाणु हमारे सामने हैं, छोटे 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 छोटे, तो देखने में कैसे होंगे? एक तत्व के सभी परमाणु सभी प्रकार से समान होते हैं, मतलब उनका द्रव्यमान भी एक जैसा होगा और उनका आकार भी एक जैसा होगा। ठीक है ना, लेकिन ये तो डाल्टन ने कहा था कि एक एलिमेंट के जितने भी पार्टिकल होते हैं वो सारे सारे आइडेंटिकल होते हैं, एक जैसे होते हैं दिखने में, उनका मास भी एक जैसा होता है। लेकिन अगर आज की बात करें तो एक एलिमेंट के डिफरेंट एटम्स भी डिफरेंट मास रखते हैं। ऐसा कहाँ पढ़ते हैं हम लोग? ऐसा पढ़ते हैं आइसोटोप्स में। ठीक है ना, जैसे कार्बन का एक आइसोटोप है 12, ठीक है, एक 14। तो इन दोनों में क्या अंतर है? दोनों का द्रव्यमान अलग अलग है, लेकिन तत्व तो एक ही है ना, कार्बन ही है। तो आज की स्थिति में एक तत्व के भिन्न भिन्न परमाणु भी क्या रखते हैं? भिन्न भिन्न प्रवृत्तियां रखते हैं, चाहे आप द्रव्यमान की बात हो चाहे कोई अन्य बात हो। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। प्रत्येक तत्व का एक निश्चित परमाणु भार होता है, ये बात सही है। हर एक एटम का जो वेट, एटॉमिक मास होता है, वो तो ठीक ही है। लेकिन डाल्टन ने कहा था कि ये उसका मूल लक्षण होता है, फंडामेंटल क्वालिटी होती है, आइडेंटिटी होती है, इसी से वो एटम पहचाना जाता है। किससे? एटॉमिक वेट से। लेकिन आज की डेट में एटॉमिक वेट से नहीं पहचाना जाता, बल्कि एटॉमिक नंबर से पहचाना जाता है। ठीक है ना, परमाणु संख्या से पहचाना जाता है। तो किसी भी परमाणु का जो मूल लक्षण होता है वो परमाणु भार नहीं होता, बल्कि परमाणु क्रमांक होता है। डाल्टन ने परमाणु भार बोला था, लेकिन आज की डेट में परमाणु क्रमांक किसी परमाणु का क्या होता है? मूल लक्षण होता है। ठीक है ना, मेन आइडेंटिटी ऑफ एटम इज इट्स एटॉमिक नंबर। ठीक, नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगर हम डिफरेंट एलिमेंट्स की बात करते हैं, एक ऑक्सीजन ले लेते हैं, एक कार्बन ले लेते हैं, तो भिन्न तत्वों की जब बात करेंगे तो उनके जो परमाणु होंगे वो एक दूसरे से हर तरह के गुणों में अलग होंगे। एक कार्बन का परमाणु है, एक ऑक्सीजन का है, तो हर तरह से गुण अगर देखेंगे तो दोनों के अलग अलग आएंगे। ऐसा किसने कहा था? डाल्टन ने कहा। लेकिन आज की डेट में ऐसा भी देखा गया है, ठीक है, ऐसा भी देखा गया है कि तत्व तो अलग अलग है, जैसे क्लोरीन है और पोटेशियम है, ठीक है ना, क्लोरीन और पोटेशियम, ठीक, ये तत्व तो अलग अलग है, लेकिन इनका जो द्रव्यमान है इनके परमाणुओं का वो समान देखा गया है। कब? समस्थानिकों में, ठीक है ना, बल्कि संभारिकों में, ठीक है ना, क्या कहते हैं इसे? संभारिक, आइसोबार, ठीक। आइसोबार ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका जो एटॉमिक मास होता है वो सेम रहता है, एटॉमिक वेट जो है वो सेम रहता है, ठीक है। तो ये भी गलत कहा था उन्होंने आज के परिप्रेक्ष्य में। नेक्स्ट पे चलते हैं। भिन्न तत्वों के डिफरेंट एलिमेंट्स जब कंबाइन होते हैं, ठीक है, मिलते हैं, तो डाल्टन ने कहा कि क्या बनता है? कंपाउंड बनता है, कंपाउंड बनता है, यौगिक बनता है। अलग अलग तत्व जब अलग अलग तत्व मिलते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है, ठीक है। और जब मिलते हैं तो इनके बीच मास रेशियो स्मॉल इंटीजर होता है, ठीक है ना, स्मॉल नंबर में होता है। फॉर एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू CO2, यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? कार्बन का और ऑक्सीजन का रेशियो फिक्स है, स्मॉल नंबर पर है, ठीक है ना। लेकिन आज की डेट में अगर बात करें तो अगर दो एलिमेंट के एटम्स मिलेंगे, ठीक है ना, तो कंपाउंड नहीं बल्कि मॉलिक्यूल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल, यानी अणु का निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण नहीं करते। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये हो गई कि डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं अगर कंबाइन हो रहे होते हैं तो उनके बीच जो रेशियो आप देख रहे थे पहले, अनुपात, वो बोल रहे थे आप स्मॉल नंबर होता है, लेकिन रियलिटी में स्मॉल नंबर हो भी सकता है और बड़ा नंबर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और पॉलीमर्स ऐसे ऐसे मेंबर हैं, केमिस्ट्री में पढ़ाए जाएंगे, जहां पर इनमें जो एलिमेंट्स का रेशियो होगा वो 50,000:2। तो 50,000 तो बड़ा नंबर है ना, जबकि डाल्टन ने कहा कि रेशियो हमेशा स्मॉल होता है, ठीक है। तो एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो जरूरी नहीं कि स्मॉल रेशियो में ही कंबाइन हो, बड़े रेशियो में कंबाइन हो सकते हैं। बड़ा रेशियो कहाँ देखने को मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स में, ठीक है ना, और भी पॉलीमर्स में, पीवीसी है, पॉलीथीन है, और भी कई सारे एग्जांपल्स, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। परमाणु ना तो उत्पन्न किए जा सकते हैं और ना ही नष्ट किए जा सकते हैं। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, ये डाल्टन ने कहा। लेकिन रियलिटी ऐसी है कि जब हम मैक्रो लेवल पर बात करते हैं, मैक्रो मीन्स बड़े लेवल पर, ठीक है ना, तो बड़े लेवल पर बात करते हैं तो ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन जब हम माइक्रो लेवल पे बात करते हैं, छोटे लेवल पर, तो वहां पर ये स्टेटमेंट सही है। बड़े लेवल पर मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल यूरेनियम का एक, यूरेनियम इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसका डीके हो रहा है माना, तो इससे क्या होगा? छोटे छोटे न्यूक्लियस बनते हैं। तो वहां ऐसा देखा जाता है कि बड़े वाले एटम का जो मास था और जो छोटा एटम बन के आया है उसके मास में थोड़ा सा डिफेक्ट आ जाता है। इस कंसेप्ट को हम न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ठीक है ना, कंसेप्ट ऑफ मास डिफेक्ट। मास जो है वहां पर कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो इस स्टेटमेंट का यूज डाल्टन ने किया कि परमाणु ना तो नष्ट होता है ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन मॉडर्न कंडीशन ऐसी है, आज की डेट में ऐसी चीजें हम देख रहे हैं कि मैक्रो लेवल पर कुछ संभावना है कि एटम जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन माइक्रो लेवल पर ये बिल्कुल सही है, ठीक। तो ये पूरी डाल्टन थ्योरी थी बेटा। ऐसे आपको कंपेयर करके कहीं पर नहीं मिलेगा, आप सीरियस होकर के स्टडी करें, आप पूरे नोट्स प्रॉपर बनाइए। यदि आपको अभी भी कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अदरवाइज मेरी वीडियो आपको पसंद आई तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।